तो क्लास 8 का साइंस चैप्टर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि क्या वो हमारे फ्रेंड्स हैं या फिर वो हमारे लिए फो हैं। तो इस चैप्टर में ये सारी बातें हम लोग क्लियर करेंगे, सारे कंसेप्ट को जानेंगे और हम लोग ये भी जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म कौन कौन हमारे लिए यूज़फुल हैं, कौन कौन हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। स्किप करके अगर आप वीडियो देखेंगे तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए पूरी वीडियो को अंत तक देखें और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को ये जान लेना पहले ज़रूरी है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल दैट वी कैन सी विथ अ माइक्रोस्कोप। खुली आंखों से हम लोग उसे नहीं देख पाते, नंगी आंखों से नहीं देख पाते, तो इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख पाने में सक्षम होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, इसके बारे में आप जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम 4 भागों में बांटते हैं। इसके 4 कैटेगरीज माना जाता है। पहला में आता है बैक्टीरिया, दूसरा में आता है फंगी, तीसरा में आता है प्रोटोजोआ और चौथा में आता है एल्गी। तो ये कुल 4 इसके वर्ग हैं और चारों वर्ग को आपको याद रखना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि इसके 4 वर्ग होते हैं और चारों के नाम यहाँ पे आपके सामने दी हुई है, आप इसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। और आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि वायरस किसे कहते हैं, वायरस क्या है। तो वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक एंड रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है वैसे ऑर्गेनिज्म जिस पर वायरस जो है वो डिपेंड करता है। तो वो अपनी संख्या उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के साथ, यानी उसके साथ रहकर उसके अपना रिप्रोडक्शन करता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है, तो हम उसे वायरस कहते हैं। और डिजीज़ एंड माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स से होने वाली बीमारियाँ क्या क्या हो सकता है। कॉल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब वायरस से होने वाली बीमारियाँ हैं। डिसेंट्री एंड मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, ये जो है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। तो डिजीज का संबंध माइक्रोब्स से होता है और अलग अलग माइक्रोब्स से अलग अलग प्रकार की डिजीज़ होने की संभावना बनी रहती है। अब हम लोग आगे जानेंगे कि इसके बारे में और डिटेल की माइक्रोब्स कैसे होता है, इनका संख्या कहाँ बढ़ता है और क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आगे जानते हैं हम लोग इसके बारे में। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ जिंदा रह सकते हैं, कहाँ जिंदा रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन लिव इन, वो जिंदा रह सकते हैं इन आइस कोल्ड क्लाइमेट, एकदम ठंडे जलवायु क्षेत्र में। इन हॉट क्लाइमेट एंड मर्सी एरिया, एकदम गर्म और चिपचिपा वाले क्षेत्र में। या फिर इनसाइड द सम एनिमल्स, जानवरों के अंदर भी रह सकते हैं। तो इस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग जलवायु वाले क्षेत्रों के साथ साथ जानवरों के शरीर में भी पाए जा सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं। और आगे हम ये जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, यानी कि हम और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल फॉर अस इन मैनी वेज। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, लाभदायक हैं। और सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल एंड काउज डिजीज। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल हैं और वो बीमारी के कारण हैं। तो आइए जानते हैं क्या फ़ायदा है और क्या घाटा है इनसे हमें। तो जहाँ तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले बेनिफिट से है, तो देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। केक, ब्रेड और कर्ड के बनाने में या इसके तैयार होने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का योगदान होता है। दे आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बनाने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉयल फर्टिलिटी। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हाथ होता है। तो ये कुछ बेनिफिशियल पॉइंट हुए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है। अब जानते हैं और आगे इसके बारे में। आगे बढ़ने से पहले डिस्कवरर के बारे में कुछ जान लीजिए जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे लुईस पास्चर ने
फर्मेंटेशन का डिस्कवर किया, यानी उन्होंने ये बनाया 1857 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की 1928 में, और एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स के लिए 1798 में वैक्सीन का प्रयोग लोगों के सामने रखा। इस बात को समझिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सॉइल फर्टिलिटी में काफ़ी अपनी जो रोल है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन टू इनरिच सॉइल एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। दीज माइक्रोब्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। यानी इसके बारे में आप समझिए कि ये क्या कह रहा है। यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन की संग मिट्टी में बढ़ाते हैं उसकी मात्रा को, इससे मिट्टी की फर्टिलिटी पावर बढ़ती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ऐसे माइक्रोब्स को कहा जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। तो यानी ये हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि इससे फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। और जहाँ तक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में है तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बीमारी फैलाने में, मनुष्य के शरीर में बीमारी फैलाने में बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं, प्लांट के लिए भी और एनिमल के लिए भी। जैसे मलेरिया जो है वो फीमेल मॉस्किटो के काटने से होता है, और उस मॉस्किटो का नाम है एनोफिलीज। एनोफिलीज के काटने से मलेरिया होता है। तो इस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी को डिजीज़ से इन्फेक्ट करते हैं। आगे बात जानते हैं। और आगे बढ़ने से पहले ये जानना है आपको कि ह्यूमन डिजीज़ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संबंध। ध्यान दीजिएगा, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, मिजलिस वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, चिकन पॉक्स भी वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, और पोलियो जो है वो भी वायरस से ही होने वाली बीमारी है। इस प्रकार से वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में आपने जाना, और आगे जानते हैं हम लोग। आगे है कोलेरा, जो है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। हेपेटाइटिस बी भी वायरस से होने वाली बीमारी है, और मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। तो इस प्रकार से आपको एक चार्ट बनाना चाहिए और डिजीज और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक लिस्ट बनाकर आपको इसे याद रख लेना चाहिए। आइए आगे जानते हैं हम लोग। अब आप मोड ऑफ ट्रांसमिशन को समझिए कि बीमारी कैसे फैलती है, बैक्टीरिया कैसे इंटर करता है। तो सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस को समझिए। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और ये एयर से ट्रांसमिशन होती है। मिजलिस वायरस से होने वाली बीमारी है और यह एयर से ट्रांसमिट होती है। चिकन पॉक्स वायरस से होने वाली बीमारी है, यह एयर या फिर कंटैक्ट से होती है। पोलियो वायरस से होने वाली बीमारी है जो एयर या वाटर से ट्रांसमिशन होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसे भी आपको याद कर लेना चाहिए। आगे जानते हैं वीडियो में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में और जानिए। कोलेरा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और इसका ट्रांसमिशन वाटर या फूड से होता है, जबकि टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है और इसका ट्रांसमिशन वाटर से होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस से होने वाली बीमारी है और इसका ट्रांसमिशन वाटर से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है जो कि मॉस्किटो से कैरी करती है, यानी मॉस्किटो से इसका ट्रांसमिशन होता है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाईलाइट ये है कि एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो जानवरों में होती है और यह बैक्टीरिया से होने वाली एक खास प्रकार का बैक्टीरिया जिसको बैसिलस एंथ्रासिस कहते हैं, उससे होने वाली यह बीमारी है जिसे एंथ्रेक्स कहते हैं, जो जानवरों में होती है। माइक्रोब से पेड़ पौधे भी अछूते नहीं हैं, उनको भी बीमारियां होती हैं, डिजीज़ होता है। जैसे पहला एक है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर एक बीमारी है जो प्लांट में होती है, जो बैक्टीरिया से होती है और इसका ट्रांसमिशन एयर से होता है। उसी प्रकार से रस्ट ऑफ वेट एक बीमारी है, एक डिजीज़ है जो फंगी से होता है, इसका ट्रांसमिशन या तो एयर से होता है या फिर सड़े गले सीड से होता है। ओकरा एक बीमारी है जो वायरस से होती है और इसका ट्रांसमिशन इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे भी अछूते नहीं है, उन्हें भी वायरस से होने वाली या माइक्रोब से होने वाली बीमारियां होती हैं। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनता है वो ये है कि व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है? तो देखिए, फूड पॉइजनिंग इज़ एन इलनेस काउज्ड बाय ईटिंग
contaminated food. The food is contaminated by bacteria and make food poisonous. फूड पॉइजनिंग देखिए एक बीमारी है, एक तबीयत खराब हो जाती है इससे जब हम जहरीले भोजन को करते हैं, और भोजन तब जहरीला हो जाता है जब हम अधकूले भोजन या फिर बासी भोजन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भोजन जो बहुत पहले बना हुआ हो या किसी कारण से वो उसमें बैक्टीरिया या फिर वायरस का एंट्री हो गया हो, तो फिर ऐसी अवस्था में वो भोजन जहरीला होता है, जिसे हम लोग फूड पॉइजनिंग कहते हैं, और इसे खाने से हम बीमार पड़ जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ फूड प्रिजर्वेशन। तो आंसर होगा द प्रोसेस इन विच द फूड मटेरियल्स आर गिवन अ सुटेबल फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। यानी वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से भोजन को तरोताज़ा रखा जाता है, जिसमें फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट यानी दोनों अवस्थाओं में उसे अच्छी रखी जाती है, दोनों अवस्थाओं में उसे उसके अनुकूल रखा जाता है, तो उसे हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो कैसी लगी यह वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मुझे इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी नोट्स दिखाई पड़े जो शायद आप अच्छी तरह समझ पा रहे हैं, इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। कैसा लगा आपको यह वीडियो, और मैंने खास पॉइंट को ही इस वीडियो में लिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, और अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। और हम फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे रिजोनेंस ट्यूटोरियल की इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाने में आप मेरी मदद करिए। तो आज के इस वीडियो में आपने क्या लाभ लिया कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द हम आपके सामने डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।